नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके 12th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और मैं आपको बताता चलूं, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस चैप्टर के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं, इस चैप्टर के टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। सर, हमने क्या कहा है? हमने कहा है कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहां पे एक नया शब्द आया है जिसको आप लोगों ने क्या बोला है? सर, रिकंसिलिएशन बोला है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझे कि इस रिकंसिलिएशन का क्या मीनिंग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। और अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोग प्रॉफिट निकालते हैं और जब भी आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट निकालते हैं, यानी जो आपका कॉस्ट प्रॉफिट होता है और जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है वो कभी भी सेम नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जिनकी वजह से जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट है और कॉस्ट प्रॉफिट है वो दोनों डिफर करते हैं। अब जो एक मालिक होता है, ध्यान रखिएगा, जो मालिक होता है उसको इस चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये जो डिफरेंस आया है प्रॉफिट के अंदर ये कैसे आया है और उसको कैसे मैच किया जाए। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को आपको रिकंसिलिएशन का नाम दे देना है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं, सर रिकंसिलिएशन का मीनिंग होता है आपको एक्सप्लेन करना है और आपको मैच करना है। सर, किसको एक्सप्लेन करना है, किसको मैच करना है? सर, आपके जो डिफरेंस आया है किसके बीच में, प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो आपका प्रॉफिट आया और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो आपका प्रॉफिट आया और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है ना, उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंस क्यों आया है और आपको मैच करके दिखाना है। ये जो क्या कहलाएगा, ये पूरा प्रोसेस आपका रिकंसिलिएशन कहलाता है। और याद रखिएगा, जब भी आप लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक आपका इंटीग्रल सिस्टम होता है, एक आपका नॉन इंटीग्रल सिस्टम होता है। इंटीग्रल सिस्टम के अंदर क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता है। वहां पर जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो कलेक्टिवली प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन जब जब आप लोग यहाँ पे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करेंगे ना, तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन नहीं होता है। माने कॉस्ट अकाउंट अलग से जाता है और फाइनेंशियल अकाउंट अलग से जाता है, जिसकी वजह से जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट बनता है और कॉस्ट प्रॉफिट बनता है वो दोनों जुदा जुदा होते हैं। उनके बीच में बुनियादी तौर पे कोई फर्क आ जाता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सर आप लोग कह सकते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर जो आपका कॉस्ट प्रॉफिट है इज नॉट इक्वल टू द फाइनेंशियल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो किसको फाइंड आउट करने के लिए? सर, डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए। समझ में आया? तो ये आपको एक बेसिक मीनिंग समझना है। सर, जब भी आप लोग रिकंसिलिएशन की बात करेंगे तो रिकंसिलिएशन का क्या मीनिंग रहेगा और कौन कौन से दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं। आपका कॉस्ट अकाउंट इन्वॉल्व होने वाला है और आपका फाइनेंशियल अकाउंट इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो ये आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा कि सर यहाँ पे दोनों के प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्यों आया, उसका रीजन बताना है और उसको मैच करके दिखाना है। यही आपका रिकंसिलिएशन होता है। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये डिफरेंस अराइज ही क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कुछ और प्रॉफिट आता है और हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग कुछ और प्रॉफिट आता है। सॉरी, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी सिस्टम है ना, कि दोनों सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, ये दोनों सिस्टम अलग अलग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और अलग अलग पर्पज को जस्टिफाई करते हैं। जैसे सर आप एग्जांपल दीजिए, जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन जो मोटिव रहता है ना, वो इंटरनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना होता है। एक्सटर्नल यूजर के लिए बहुत कम केसेज में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करना होता है। लेकिन अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल जो आपके यूजर्स हैं उनके लिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि जो बाहर का बंदा है, एक्सटर्नल यूजर है, वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। जैसे अगर आपको कभी फंडिंग वगैरह की जरूरत हो ना, तो यानी कि आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को दिखा सके। यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, पर्पस बिल्कुल अलग हो गया है और दोनों को जो आपको एक तरीके से बनाने के जो प्रिंसिपल है ना वो भी डिफर करते हैं। बस यही दो कारण है जिनकी वजह से यहां पर जो आपका कॉस्ट प्रॉफिट है और फाइनेंशियल प्रॉफिट है उनके बीच में बुनियादी तौर पे डिफरेंस आता है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, सर अगर आप लोग मेन रीजंस की बात करते हैं, सर ऐसे ऐसे कौन से बुनियादी रीजन है जिनकी वजह से कॉस्ट प्रॉफिट के अंदर और फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस आता है, तो याद रखिएगा, आइटम अपीयर ओनली इन द
द फाइनेंशियल अकाउंट। कुछ ऐसे आइटम है जो केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, उनको कॉस्ट बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सर ऐसे कौन कौन से आइटम है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया है या आपको रिसीव हुआ है, चाहे आप लोगों ने इंटरेस्ट पेड किया या रिसीव हुआ, ये केवल और केवल आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसी तरीके से अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है तो डिविडेंड रिसीव भी आपका केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप लोग सेल्स ऑफ एसेट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो वो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद जैसे अगर आप पेनल्टी की बात करते हैं, फाइन्स की बात करते हैं या डोनेशन की बात करते हैं, ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर्स है जिनको केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब देखिए बुनियादी तौर पे अगर ये पर्टिकुलर्स होंगे, अगर ये घटनाएं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके प्रॉफिट को ऊपर नीचे तो करेंगी। जैसे अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है डेटा जो आपका फिगर है वो तो डिफरेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ये एक बड़ा रीजन है कि कुछ ऐसे आइटम्स है जो केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अपीयर होते हैं। अब याद रखना कुछ ऐसे आइटम भी हैं जो केवल और केवल आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपीयर होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। सर इनका इफेक्ट क्या रहता है? सर इफेक्ट रहता है यहाँ पे इनकम क्या होगा, इंक्रीज करेगा जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो फाइनेंशियल प्रॉफिट को डिक्रीज कर देंगे। इन शॉर्ट में आप लोग समझिएगा, इनमें से जो आपने यहां पर पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा जस्ट ए मिनट, ये जो आपने पढ़ा है ना, यहां पर जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे वो आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे और जितनी भी आपकी इनकम होगी वो आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। बहुत बुनियादी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो ऐसे आइटम है जिनको आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है जो केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, कॉस्ट बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले जो आपका नोटेशनल रेंट होता है वो केवल बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आता है। इसके बाद अगर आप लोग इंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो दोनों ऐसे आइटम है जिनको केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कुछ बुनियादी कारण है जिनकी वजह से माय फ्रेंड्स आप लोग क्या कह सकते हैं, जो आपका कॉस्ट प्रॉफिट आता है और जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट आता है उसके बीच में डिफरेंस पैदा हो जाता है, अंतर पैदा हो जाता है, और उसी अंतर की एक्सप्लेनेशन आपको देनी होती है और उसको मैच करके दिखाना होता है कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के माध्यम से, ठीक है। या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग यही होता है कि आपको एक्सप्लेन भी करना होता है और उस डिफरेंस को मैच भी करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बात है जिनको अगर आप लोग अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा एक और कारण हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी आप लोग ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। ओवरहेड के केस में मैंने काफी डिटेल में बताया था, तो अगर आपका ओवर एब्जॉर्प्शन होता है तो कॉस्ट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव को छोड़ दीजिए। अगर आपका अंडर एब्जॉर्प्शन होता है तो कॉस्ट प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाता है। बहुत बुनियादी बात है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे आइटम है, कुछ ऐसे कारण है, कुछ ऐसे रीजन है जिनकी वजह से प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये केवल आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना है। कई बार आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकंसिलिएशन का क्या मीनिंग होता है और जो आपका कॉस्ट प्रॉफिट है और जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है एग्जैक्टली वो जुदा जुदा क्यों होते हैं, इसका कारण आपको देना, ठीक है। तो ये एक आपका अच्छा खासा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर लेके चलने वाला हूं जहां पर हम लोग काफी डिटेल में जाकर के आपके सीएसआर को पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, यानी कि जब भी आपसे कहा जाए कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है तो यहां पर आपको दो डेटा गिवन हो सकते हैं, दो प्रोबेबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, या तो आपको प्रॉफिट गिवन होगा एज पर द कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या गिवन होगा? सर प्रॉफिट गिवन होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग होगा, या फिर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये वाला जो पार्ट है मैं सेकंड क्लास के अंदर कवर कराने वाला हूं। आज की क्लास के अंदर हम केवल इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जहां पर आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे अगर आपका प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर गिवन है तो उस केस में किस तरीके से आप लोग सीएसआर रेडी कर सकते हैं और किस तरीके के सवालात अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस फॉलो होता है, यानी कि
अगर आपका प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंटिंग आएगा। और अगर आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका फाइनल आंसर आता है वो एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। छोटी सी बात है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सके। क्लियर? यहां तक आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका एक मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, जब भी आप लोग सीएसआर प्रिपेयर करते हैं सर, जब भी आप लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं और आपको प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट गिवन है, पहला केस मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है, आपको प्रॉफिट कौन सा गिवन है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग गिवन है, और आपको क्या तैयार करना है, सीएसआर तैयार करना है, तो आपको किसके बारे में सोचना है सर, आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचना है, फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचना। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, इंक्रीज होगा, और कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या जाएगा, नीचे जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका सबसे पहले आपको सीएसआर रेडी करना है, प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग गिवन है, हमें सोचना किसके बारे में है सर, फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सोचना है। और फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट अगर आपका जिस कारण से ऊपर जाता है, यानी कि इंक्रीज होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसको आपको सीएसआर के पॉजिटिव के अंदर डाल देना है। और अगर आपका प्रॉफिट जिस कारण से नीचे आता है उसको आपको सीएसआर के नेगेटिव के अंदर डाल देना है। अगर आपने ये मेमोरी टेक्निक समझ ली ना, तो आप लोग दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को जो कॉस्ट रिकंसिलिएशन से जुड़ा हुआ है उसको बड़े प्यार से, बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। न केवल टैकल कर सकते हैं बल्कि उसको सोल्व भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, सर हमने किसकी बात की है, आपके सीएसआर की बात की है। कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको तैयार करना है, और जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो किसके अकॉर्डिंग गिवन है सर, ये प्रॉफिट आपको कॉस्ट अकाउंट वाला गिवन है। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है सर, हमें ध्यान ये देना है, यहां पर सीएसआर रेडी करते वक्त ना आपको इस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। हमें किसके बारे में सोचना है सर, हमें आपके फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचना है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर होंगे जिनकी वजह से ये वाला प्रॉफिट या तो आपका इंक्रीज होगा या तो ये वाला प्रॉफिट आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, जिन कारण से आपका ये वाला प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, याद रखिएगा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसको सीएसआर के प्लस के अंदर डाल देना है, और जिन कारण से नेगेटिव हुआ है उनको सीएसआर के नेगेटिव के अंदर डाल देना है। ये छोटा सा मेमोरी टेक्निक है, अगर आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए लाइफ जस्ट ढींगा लाला, और आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। यही बात मैंने आपकी यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको एक मिनट के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए इस टेक्निक को। अभी ये आपका सीएसआर प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये असल में कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। अभी मैं कुछ वक्त में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, अब 1-2 मिनट के अंदर हम लोग फटाफट से तमाम चीजों को एक तरीके से रिवाइज करेंगे ताकि हमें पता चल सके अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सर हमने पढ़ा रिकंसिलिएशन का मीनिंग होता है आपको एक्सप्लेन करना है और मैच करना है जो आपका डिफरेंस आया है बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द जो आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, उसको मैच करने का जो कार्यक्रम है वो आपका रिकंसिलिएशन कहलाता है। ये जो कारण है जिनकी वजह से या आप लोग कह सकते हैं व्हाट इज द मेन कॉज जिसकी वजह से ये डिफरेंस आता है, तो आप लोग कह सकते हैं दोनों ही सिस्टम के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या आता है, डिफरेंस पैदा हो जाता है। अगर आप लोग मेन डिफरेंस की बात करते हैं तो 3 कारण हम लोगों ने देखे। कुछ ऐसे कारण हैं जो केवल और केवल आपके फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐड किए जाते हैं, कुछ ऐसे रीजन हैं जो केवल और केवल आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऐड किए जाते हैं, और एक केस हमने देखा ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड का। ये तीनों रीजन अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर प्रॉफिट के अंदर जो डिफरेंस पैदा होता है वो क्यों होता है। ठीक है, अब अगर आप लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो मैंने बताया जब भी आपको कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी करना है तो आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर देखना है सर जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट किसके हिसाब से गिवन है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से गिवन है, तो आंसर आपका आएगा प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और दूसरा केस क्या है, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग। इंटरचेंजेबल होता है। ठीक है, और मैंने बताया सबसे पहला केस आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहां पर आपको सीएसआर निकालना है, यानी कि कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है, और प्रॉफिट आपको गिवन है कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्पस से, तो आपको सोचना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को लेकर के जो भी आइटम फाइनेंशियल अकाउंटिंग
के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा वो सीएसआर के प्लस के अंदर चला जाएगा, और जो डिक्रीज करेगा ना वो सीएसआर के माइनस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब ये सीएसआर का प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये बात आपको यहां पे पता चलेगी जब मैं आपको यहां पे सीएसआर का मतलब क्या होता है, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का अभी फॉर्मेट समझाने वाला हूं। क्लियर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट के अंदर आपको सबसे पहले तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपने स्टार्ट किया है विद द कॉस्ट प्रॉफिट। मैंने बताया था कॉस्ट प्रॉफिट वाला आप लोग केस लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको 3 कॉलम बना लेने हैं, एक पर्टिकुलर्स का रहेगा, एक अमाउंट प्लस का रहेगा, एक अमाउंट माइनस का रहेगा। क्लियर, एक अमाउंट प्लस का है, एक अमाउंट माइनस का है, ये बात आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेनी है। जस्ट ए मिनट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट गिवन होता है। सर क्या होता है, सर कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका प्रॉफिट गिवन है। तो मैं आपको बताता चलूं, जब भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट गिवन होता है उसको प्लस वाले के अंदर लिखना होता है। कई बार क्या होता है, यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको लॉस दे देता है। अगर आपको लॉस गिवन है तो आपको यहां पे नेगेटिव के अंदर माइनस करना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो प्लस वाले के अंदर आ जाएगा, अगर आपको कई बार लॉस गिवन होता है तो आपको माइनस वाले के अंदर मेंशन कर देना है। अब कुछ ऐसे आइटम है जो प्लस होंगे, कुछ ऐसे आइटम है जो माइनस होंगे। मैंने बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो आइटम प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं वो सीएसआर के प्लस के अंदर चले जाते हैं, और जो डिक्रीज करते हैं वो सीएसआर के माइनस के अंदर चले जाते हैं। तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसे आइटम है जिनको हमें ऐड करना होगा। ऐड कहां पे करना होगा सर, क्योंकि ये आइटम इंक्रीज करते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट को। फाइनेंशियल प्रॉफिट को अगर इंक्रीज करते हैं बच्चा, तो आप सभी जानते हैं हमें क्या करना होगा सर, इनको प्लस वाले आइटम के अंदर डालना होगा। जैसे सबसे पहले आपको गिवन है इनकम रिकॉर्डेड ओनली इन द फाइनेंशियल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इनकम बढ़ गया, इनकम आपने रिकॉर्ड किया है, इनकम रिकॉर्ड किया है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो ये सीएसआर के किस साइड में जाएगा सर, पॉजिटिव साइड में जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको मेमोरी टेक्निक से याद करना। दूसरा देखिए, अगर आपने ओवर एब्जॉर्प्शन किया हुआ है ओवरहेड का, ठीक है, क्या किया हुआ है, ओवर एब्जॉर्प्शन किया है ओवरहेड का, तो ये भी प्लस के अंदर जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हायर इन द फाइनेंशियल अकाउंट। अगर आपने कम आपका फाइनेंशियल स्टॉक है और आपने ज्यादा दिखाया तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ये कहां पे जाएगा, प्लस में चला जाएगा। अब याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे आपका ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड है तो ये आपका प्लस साइड में गया है। अगर आपको दिखे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड तो ये माइनस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग क्लोजिंग स्टॉक को आप कम दिखाते, शॉर्ट दिखाते हैं, तो ये भी माइनस के अंदर जाएगा। लेकिन अगर आप लोग हायर दिखाते, ज्यादा दिखाते हैं, तो ये कहां पे चला जाएगा, प्लस के अंदर, क्योंकि ये ज्यादा, ये आपका क्या कर रहा है, प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, आपका जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है वो आपने चार्ज किया है लेस इन द फाइनेंशियल बुक, यानी कि जो डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा था आपने चार्ज कम किया है। अगर आपने डेप्रिसिएशन कम काटा है तो ऑब्वियस सी बात है इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो ये सीएसआर के पॉजिटिव साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मैंने आपके 3-4 आइटम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, कौन कौन सा है सर, इनकम रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा क्या पढ़ा हमने, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड्स को पढ़ा है, तीसरा हमने क्लोजिंग स्टॉक हायर इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ा है, और चौथा हमने डेप्रिसिएशन चार्ज लेस इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ा। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, जो जो आइटम आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे वो प्लस के अंदर, जो डिक्रीज करेंगे वो माइनस के अंदर। ये टेक्निक आपको याद रखनी है। अगर आप ये टेक्निक याद रखेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना। अब यहाँ पे सेकंड जो चीज आएगी सर, अभी हमने पढ़ा, क्या करेंगे, लेस आइटम डिक्रीज द फाइनेंशियल प्रॉफिट। मैंने बताया था ना, ऐसे आइटम जो आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, उनको लेस कर देना। जैसे आपके एक्सपेंस है, आपने रिकॉर्ड किए हैं केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। जब आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, या एक्सपेंस जो भी होता है ना, वो आपकी इनकम को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी डिक्रीज होता है, और ये कहां पे चला जाएगा, आपके नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा, जो मैंने मेमोरी टेक्निक बताया था उसके हिसाब से। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग अंडर एब्जॉर्प्शन, मैंने बताया था ओवरहेड का अंडर एब्जॉर्प्शन आंख बंद करके नेगेटिव साइड में लिख देना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा दिखाया है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ज्यादा दिखाया है तो प्लस साइड में, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दिखाया है तो कहां पे आ जाएगा, नेगेटिव साइड में आ जाएगा। और अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ज्यादा इन द फाइनेंशियल अकाउंट तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ये कहां पे चला जाएगा सर, आपका नेगेटिव साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन था एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मैंने आपको पहले क्लियर किया था, जब भी आपको
जो आपका प्रॉफिट है वो गिवन होता है किसके अकॉर्डिंग सर, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो लास्ट में आपका प्रॉफिट आएगा एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। प्लस वाला आ जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग चाहे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां तक आपको करना है जहां तक मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। तो यहां तक मैंने काफी हद तक आपको क्लैरिटी करने की कोशिश की है। इस फॉर्मेट को आपको समझना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अगर आप लोग सीएसआर के क्वेश्चन को टैकल करना चाहते हैं, 5 यूनिट के अंदर आपका सीएसआर पढ़ाया जाता है और अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक की सीरियसनेस को समझते हुए प्लीज प्लीज आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो सीएसआर का जो आपका एक तरीके से फॉर्मेट है वो आपको समझ में आ गया होगा। इन द केस ऑफ एंड द प्रॉफिट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जो टॉपिक से जुड़े हुए न्यूमेरिकल किस तरीके के पूछे जाते हैं, इस मुद्दे पर मैं अभी आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है सर, आपका इलिस्ट्रेशन गिवन है। इलिस्ट्रेशन के अंदर क्या कहा गया है, फॉर्म द फॉलोइंग फिगर, प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिखा ना, आपको क्या तैयार करना है सर, आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या गिवन है, सबसे जरूरी बात है सर आपको नेट लॉस गिवन है। अब ये वाली जो क्वांटिटी, ये जो आपकी टर्म है ना, इसको आपको एक बार छोड़ देना, ठीक है। नेट लॉस को छोड़ देना है, आपको शुरू करना है कॉस्ट रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। आपको नेट लॉस गिवन है, मैंने बताया था कई बार प्रॉफिट गिवन हो सकता है, कई बार लॉस गिवन हो सकता है। तो जब भी आपको कॉस्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्लस में आ जाएगा, और अगर आपको लॉस गिवन है तो माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका 1,72,400 है, ये सीएसआर के नेगेटिव के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आप लोग देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, पर्टिकुलर लिखा है, प्लस लिखा है, माइनस लिखा है। सबसे पहले ध्यान देंगे तो मैंने क्या लिखा है सर, आपका लॉस एज पर द कॉस्ट शीट, और मैंने माइनस की साइड लिखा है, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें, ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्किंग ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन द कॉस्टिंग। याद रखिएगा, जब भी आप लोग वर्किंग ओवरहेड की बात करते हैं जिनको आपने रिकवर किया है इन द कॉस्टिंग, इसका मतलब ये होता है ये आपके प्रॉफिट को डाउन करता है, एक तरीके से एक्सपेंस की तरह काम करता है। तो ये कहां पे चला जाएगा सर, नेगेटिव साइड में चला जाएगा। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, वर्किंग ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, ये कहां पे जाएगा सर, नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको केवल और केवल याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग टेक्निक से हैंडल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। आगे देखिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यानी कि एक्सपेंस दिया हुआ है, रिकवर्ड इन एक्सेस, यानी कि आपने क्या किया, आपने जो आपका ओवरहेड है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर रिकवर कर लिया है। और मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप लोग एक्सेस अमाउंट के अंदर ओवरहेड को रिकवर करते हैं तो सर वो आपका क्या करेगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। डेट्स व्हाई आपको उसको कहां पे मेंशन करना है सर, प्लस साइड के अंदर मेंशन करना, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपका यहाँ पे क्या क्या मेंशन हो गया सर, 3120 मेंशन हो गया, 1700 मेंशन हो गया है। आगे देखिए आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज इन द फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर कितना है सर, 11,200 है, और डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन द कॉस्टिंग कितना है सर, आपका 12,500। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा आपका डेप्रिसिएशन है एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अगर आपको याद हो, अगर आपका कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा डेप्रिसिएशन अगर आप लोग दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है सर। अगर आप लोग 12,500 में से, अगर आप लोग यहाँ पे सॉरी 12,500 में से 11,200 माइनस करते हैं, अगर आप लोग कर लीजिएगा तो करीब करीब 1,300 का डिफरेंस आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ध्यान रखिएगा, 1,300 का जो डिफरेंस है ना, इसकी वजह से अगर आप लोग देखेंगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है कॉस्टिंग के अंदर वो ज्यादा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कम है। अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपने डेप्रिसिएशन कम किया है तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ गया तो ये अमाउंट कहां पे जाएगा सर, प्लस साइड के अंदर जाएगा। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, जो आपका डेप्रिसिएशन शॉर्ट हुआ है वो कहां पे आ जाएगा सर, 1,300 प्लस साइड के अंदर आ जाएगा। इज इट क्लियर? बेहद आसान है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे अगर आप लोग चलते हैं तो आगे आपको क्या गिवन है, जस्ट ए मिनट में इसको साफ कर देता हूं। ये सब आगे आपको क्या गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूड इन द कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग के अंदर आपने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं किया है, आपको इंटरेस्ट क्या हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स, मिल चुका है। अब इंटरेस्ट मिला है तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा मिला है, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसको पॉजिटिव साइड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप लोग आगे बात करते हैं तो आगे ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है। अब आपने क्या किया है, ऑब्सोलेंस लॉस है जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और प्रॉफिट डिक्रीज होगा ना तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, नेगेटिव साइड में चला जाएगा। तो देखिए जो 5700 अमाउंट है वो कहां पे चला गया, नेगेटिव साइड के अंदर चला गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, इनकम टैक्स। सब इनकम टैक्स आप लोग पे करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट डाउन होता है, प्रॉफिट डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली ये जो अमाउंट है ये कहां पे चला जाएगा, ये आपका नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। तो देखिए इनकम टैक्स कहां पे चला गया, आपका नेगेटिव साइड के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर
बैठा लेना है। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल बुक, आपका बैंक इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट आपका क्या करता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करता है मतलब ये किस साइड में चला जाएगा सर, आपका प्लस साइड में चला जाएगा। तो देखिए बैंक इंटरेस्ट कहां पे आ गया सर, प्लस साइड में आ गया। ठीक है, आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। एक दो बार आप लोग लेक्चर देखेंगे ना तब चीजें आपको क्लियर होंगी, रादर देन आपको डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। 2-3 बार लेक्चर को रिवाइंड करके देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, इतना मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग आगे बात करते हैं, स्टोर एडजस्टमेंट है क्रेडिट इन द फाइनेंशियल बैंक की फाइनेंशियल बुक के अंदर कितना है 475। तो जो भी आप लोगों का स्टोर एडजस्टमेंट होता है वो प्लस ही करता है, तो ये क्या पे आ जाएगा, प्लस साइड के अंदर आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल आपको क्या गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑफ द स्टॉक चार्ज इन द फाइनेंशियल बुक कितना है 6750 है। तो डेप्रिसिएशन अगर आपने फाइनेंशियल बुक के अंदर चार्ज किया है तो ये क्या करेगा, डेप्रिसिएशन आपकी प्रॉफिट को डाउन करता मतलब नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जोन सा साइड आपको ज्यादा बड़ा दिखता है ना उसको प्लस करना है। 1,72,400 है, उसके बाद आपको क्या गिवन है सर, आपको 3120 गिवन है, 5700 गिवन है, आपका 40,300 गिवन है, 6,750 गिवन है। सबको अगर आप लोग टोटल करते हैं तो आपका बन जाता है 2,28,270। क्लियर, ये आपका अमाउंट आ गया है। अब आपको क्या करना है, सेम अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, अब ये जो 2,28,270 आया है इसके अंदर से जो नेगेटिव टर्म्स है, जैसे आपका ये वाला डेटा हो गया और ये वाला डेटा हो गया, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास एक अमाउंट आएगा 2,16,045 का। अब ध्यान रखिएगा ये कहां पे आया, लॉस एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द कॉस्ट अकाउंट, तो आपका आंसर आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो आपका प्रॉफिट है एज था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का गिवन है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन नहीं था, लॉस एज पर द कॉस्ट अकाउंट था। तो याद रखिएगा यहां पे आपका क्या आएगा, लॉस एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट का है तो फाइनेंस के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर आप लोगों का लॉस है ना, ये ध्यान रखिएगा, लॉस अगर आपका नेगेटिव साइड से स्टार्ट हुआ है ना तो ये वाला आपका पॉजिटिव साइड के अंदर खत्म होगा। ठीक है, ये आपका अल्टरनेट में चलता है। और यही बात लॉस एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट आपको क्वेश्चन के अंदर इनिशियल लेवल पे दिया गया था 2,16,045। देखिए कितना है 2,16,045। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर हमने जो क्वेश्चन किया है ना वो 100% सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, जब भी आप लोग कोस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कोस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर केवल और केवल आप इस मेमोरी टेक्निक को याद कर लेंगे ना तो भी आप लोग तमाम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अगर आप सभी ने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो आप सभी जानते होंगे सर, जब भी आप लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी बनती है, दो पॉसिबिलिटी बनती है, दो चांसेस बनते हैं। सर दो चांस क्या है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछेगा ना तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट गिवन होता है। वो प्रॉफिट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से निकल के आ सकता है, वो वाला जो प्रॉफिट है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपको सबसे पहले प्रॉफिट गिवन है एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग तो मैंने बताया था आपका जो फाइनल आंसर आता है उसके अंदर ये जो प्रॉफिट है वो एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाता है। माने अगर ऊपर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट गिवन है ना तो नीचे जो आंसर आएगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिवन होता है तो आपके आंसर के अंदर प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग चला जाता है। ठीक है, हालांकि ये वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट, जहां पर आपका प्रॉफिट गिवन होता है एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आगे प्रोसीड करेंगे और आज हम सीखेंगे अगर आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको किस निमोनिक्स को इस्तेमाल करना है, किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, किस तरीके के फॉर्मेट को लर्न करना है और किस तरीके के क्वेश्चन को आप उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना है। सर अगर आपको प्रॉफिट गिवन है और प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग गिवन है, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट गिवन है, तो याद रखिएगा आपका जो आंसर आएगा ना उसके अंदर प्रॉफिट होगा एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बेसिक बात है जो मैं मल्टीपल टाइम आज के लेक्चर के अंदर भी रिपीट कर चुका हूं। सबसे जरूरी बात क्या है सर, सबसे जरूरी बात है ये वाला टेक्निक जो मैंने पिछली क्लास के अंदर भी यूज किया था। अब ध्यान दीजिएगा, आपको तैयार क्या करना है सर, आपको कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है और आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द फाइनेंशियल
फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो पिछली क्लास में मैंने क्या समझाया था, अगर आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट गिवन है तो कॉस्ट के बारे में सोचना है, अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट गिवन है तो आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज की क्लास के अंदर हमारा प्रॉफिट गिवन है एज पर द फिनेंशियल अकाउंटिंग, तो हमें किसके बारे में सोचना है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचना है। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट गिवन है तो आपको किसके बारे में सोचना है, सर आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा जो बच गया कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचना। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे आइटम होंगे, कुछ ऐसे पर्टिकुलर होंगे जिनकी वजह से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट बनता है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जिन कारणों की वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो आपके कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, और जिन भी कारणों से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है वो आपके कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के नेगेटिव कॉलम के अंदर चला जाएगा। ये सेम बात हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ी थी। समझ में आया? तो आप ध्यान दीजिएगा, आंख बंद करके आप लोग मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। सर हमें गिवन क्या है, हमें CRS तैयार करना है और हमें प्रॉफिट एज पर द फिनेंशियल अकाउंटिंग गिवन है, तो हमें पकड़ के चलना है किसका प्रॉफिट, सर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट, और हमें देखना है किन किन कारणों से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उनको पॉजिटिव साइड में डाल देंगे, जिन भी कारणों से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है उनको आपको नेगेटिव साइड के अंदर डाल देना है। इज इट क्लियर? अगर आप लोग ये टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो 100% दुनिया के किसी भी कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन को आप लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में भी मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था। यहाँ पे आपका क्या गिवन है, स्टार्टिंग विद द प्रॉफिट एज पर द फिनेंशियल अकाउंटिंग। आपको किससे स्टार्ट करना है, सर आपको स्टार्ट कर रहा है, अगर आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट गिवन है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, सर आपका पर्टिकुलर्स आ जाता है, उसके बाद कॉस्ट रिकंसिलिएशन के अंदर पॉजिटिव वाला अमाउंट आ जाता है और कॉस्ट रिकंसिलिएशन के अंदर आपका नेगेटिव वाला अमाउंट आ जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना होता है, सर हमारे पास जो भी प्रॉफिट गिवन है एज पर द फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, जो आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग से प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे प्लस साइड के अंदर चला जाता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट एज पर द फिनेंशियल अकाउंटिंग गिवन है। अगर आपका प्रॉफिट है तो प्लस साइड में आ जाएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता नहीं है कि आपको यहाँ पे लॉस गिवन हो, लेकिन कई बार पूछ लेता है। अगर आपको लॉस गिवन होगा ना तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइड के अंदर मेंशन करना है। ये आपका स्टेट जो आपका फॉर्मेट है वो मैं आपको लर्न करा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज इस फॉर्मेट को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर जरूर बैठा लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो अब आगे अगर आप लोग चलेंगे तो अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे आइटम है जिनको आपको ऐड करना है, यानी कि प्लस वाले कॉलम के अंदर लिखना है, जिनकी वजह से आपका कॉस्ट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस्ट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर आप लोग इस कड़ी में बात करते हैं, सबसे पहले आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है केवल और केवल फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। अब सोचिए इस चीज को, आपका जो एक्सपेंस है वो कहां पे रिकॉर्ड हुआ है, केवल और केवल फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते, एक्सपेंस अगर आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता तो क्या होता, सर आपका प्रॉफिट डिक्रीज होता, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं करने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा, और प्रॉफिट बढ़ा तो आप ये अमाउंट कहां पर लिखेंगे, सर पॉजिटिव कॉलम के अंदर लिखेंगे। समझ में आया? तो ऐसे आपको मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करना। एक और देखिए, मैंने पहले बताया था अंडर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे ओवरहेड के अंदर, तो याद रखिएगा ये प्लस के अंदर जाएगा, और अगर आप लोग आपका ओवर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो माइनस के अंदर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने हायर दिखाया है किसके अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा दिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा दिखाया है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपको उसको कहां पे मेंशन करना पड़ेगा, CRS के पॉजिटिव कॉलम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है। देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड मोर इन द फाइनेंशियल बुक, आपने क्या किया है, आपने फाइनेंशियल बुक के अंदर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया है। अब ये जो डेप्रिसिएशन आपने केवल फाइनेंशियल बुक के अंदर चार्ज किया है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर चार्ज नहीं किया है। डेप्रिसिएशन आपका एक तरीके से खर्चा होता है, प्रॉफिट को डिक्रीज करता है, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, आपको जो आपका कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसके पॉजिटिव के अंदर इसको डालना होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉलम के अंदर आप लोग इसको डाल देंगे। तो इस तरीके से आप लोग इस मेमोरी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से किसी भी पर्टिकुलर को, किसी भी आइटम को यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर बाइफरकेट कर सकते हैं।
समझ में आई इतनी बातें। अब इसी तरीके से हम लोग कुछ ऐसे आइटम को डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको नेगेटिव साइड में डालना होता है, जिनकी वजह से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं इनकम रिकॉर्डेड ओनली इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपका जो इनकम है केवल कहां पे रिकॉर्ड किया गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि वो तो इनकम था ना, प्रॉफिट कम हो गया तो इसको कहां पे मेंशन करना पड़ेगा सर, नेगेटिव साइड के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड का होगा तो नेगेटिव साइड के अंदर जाएगा, मैंने बताया था अंडर प्लस ओवर माइनस। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक हायर दिखाया है किसके अंदर सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने हायर दिखाया है तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, जिसकी वजह से आप लोग इसको नेगेटिव साइड के अंदर मेंशन करते हैं। अगर आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कम इन द फाइनेंशियल बुक, देखिए डेप्रिसिएशन आपने कम चार्ज किया है, अब कम चार्ज किया है तो ऑटोमेटिकली कहां पे चला जाएगा सर, नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। अब यहां पे मैंने बताया था अगर आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपका नीचे आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट। याद रखिएगा क्या आया, प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट, यहां पे प्लस कर दिया और यहां पे प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक सा नियम है, बेसिक सा रूल है, बेसिक सा फॉर्मेट है, जिसको अगर आप लोग अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाते हैं तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े प्यार से बड़े आराम से इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं और एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग इन न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको इन टेक्निक्स को याद रखना है, तभी आप लोग यहाँ पे सारी चीजों को इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लिखा हुआ है सर द नेट प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए आपका प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग गिवन है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग गिवन है और आपके प्रॉफिट की वैल्यू है 18,550 रुपए। याद रखिएगा कितना है, 18,550 रुपए है। और यहाँ पे साथ साथ आपको प्रॉफिट भी गिवन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो माय डियर फ्रेंड्स इसको हटा दीजिए एक बार, क्योंकि ये आपको गिवन नहीं होगा। याद रखिएगा ये आपको गिवन नहीं होगा, ये किसी डिफरेंट टाइप ऑफ द जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर मैच करने के लिए, हालांकि आंसर आपको गिवन नहीं होता है, क्वेश्चन में आपको मिलेगा आपका नेट प्रॉफिट गिवन है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसका वैल्यू कितना है सर, आपका 18,550 रुपए। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है, ऑन रिकंसाइलिंग द फिगर द फॉलोइंग वर आर नोटेड, माने ये आपके कुछ डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्टर की फीस दी गई है, नोट चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट। अब देखिएगा डायरेक्टर की फीस आपका इनकम है कि एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस है और एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये वाला जो एंट्री है ना सॉरी, ये वाला जो आपका बेसिकली आइटम है ये कहां पे चला जाएगा सर, ये आपका प्लस साइड के अंदर चला जाएगा। समझ में आया, तो इतना क्लियर रहा। इसी तरीके से देखिए ए प्रोविजन फॉर द बैड डेप्ट एंड द डाउटफुल डेप्ट। याद रखिएगा अगर आप लोग बैड डेप्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बैड डेप्ट आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है तो ये कहां पे चला जाएगा सर, आपका नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से आपको बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब क्या है सर, जो आपका बैंक इंटरेस्ट बनता है ना, ध्यान रखिएगा बैंक इंटरेस्ट आपका क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। बैंक इंटरेस्ट कहां पे क्रेडिट हुआ है सर, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्रेडिट हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग इसको नेगेटिव साइड के अंदर डाल देंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स की बात करते हैं। अब इनकम टैक्स आपका एक तरीके से वैसे तो ड्रॉइंग होता है, लेकिन आप लोग समझने के लिए इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट कीजिए एक बार। ठीक है, अब इनकम टैक्स का जो आपका प्रोविजन है कितना है, 8,300 का है। तो ध्यान दीजिएगा इसकी वजह से अगर आपने इनकम टैक्स की बात की है तो इनकम टैक्स की वजह से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये मान के चले इनकम टैक्स अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई आप इसको कहां पे डाल देंगे, पॉजिटिव के अंदर डाल देंगे। और अगर आपने ओवर रिकवरी किया है ओवरहेड का, कितना है आपका 180 रुपए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मल्टीपल चीजें गिवन है, जिनके बिहार पे आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं। अगर आप लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट आ जाएगा सर, प्रॉफिट कितना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, प्लस साइड में आ जाएगा 18,550 रुपए। ठीक है, ये प्रॉफिट था। अब सेकंड जो चीज आपको ध्यान रखनी है सर, हमें क्या गिवन है सर, हमें गिवन है आपकी डायरेक्टर फीस। और डायरेक्टर फीस आपने रिकॉर्ड नहीं की है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं
किया है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्लस साइड के अंदर आ जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको कहां पे लिखा है सर, प्लस साइड के अंदर लिखा है। इज इट क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब आगे देखिएगा, अगर आप लोग प्रोविजन फॉर द बैड डेब्ट की बात करते हैं, ठीक है, बैड डेब्ट आपका एक तरीके से एक्सपेंस होता है, इसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, एक्सपेंस की वजह से आपका क्या होता है सर, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। अगर रिकॉर्ड नहीं करते तो ये प्लस साइड में आ जाएगा सर, कितना आएगा सर आपका 970 आएगा, ठीक है। अब आगे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको बैंक इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है सर, बैंक इंटरेस्ट की बात हो रही है। बैंक इंटरेस्ट को आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और अगर आप लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्योंकि ये आपका इनकम था, इनकम आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो आप लोग इसको नेगेटिव साइड के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स को आप लोग कॉस्ट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपका इनकम टैक्स है वो आपका वैसे तो ड्राइंग होता है, लेकिन आप इसको एक तरीके से एक्सपेंस समझिए, क्योंकि पैसा जाएगा। तो अगर आप लोग एक्सपेंस की बात करते हैं और आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो ये कहां पे आ जाएगा सर, प्लस साइड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने ओवर रिकवरी किया है ओवरहेड का, ठीक है। ओवर रिकवरी का मतलब क्या होता है सर, आपने ओवरहेड का जो एक्सपेंस है ना वो ज्यादा एक तरीके से चार्ज कर लिया है। अगर आपने एक्सपेंस ज्यादा बढ़ाया तो आपका इनकम डाउन होगा, इनकम डाउन होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो ये नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना, टोटल कर लेना है। क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। ये आपका 18,550 है, 1,050 है, 970 है और आपका 8300 है। टोटल आपका बनेगा 28,870 और यहाँ पे भी क्या बनेगा 28,870 बनेगा। अब इन दोनों को सम करके आप इस अमाउंट के अंदर से माइनस करते हैं तो सर आपका क्या बनेगा 28,660 बनेगा, क्योंकि हमें गिवन क्या था, प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट गिवन था, तो हमारा आंसर आएगा प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट। तो देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट और कितना गिवन है 28,660। अब क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, मैंने क्यों कहा था सर ये आपको गिवन नहीं होगा, अब मैच करके देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एज इट इज आएगा। आपका प्रॉफिट आया है एज पर द कॉस्ट अकाउंट 28,660 रुपए। समझ में आई मेरी बातें? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरीके के टेक्निकल सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आप लोग क्वेश्चन को देख करके इजीली अंदाजा लगा सके, ठीक है। अब एक और डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको पता चले किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर आपका 12.6 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 12.6 इलिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपका क्या गिवन है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, इसका मतलब ये आपका P&L अकाउंट गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपका बाई सेल्स कितना वैल्यू गिवन है, 1,24,000 गिवन है और यहाँ पे देखिए टू मटेरियल गिवन है, टू आपका कैरीज गिवन है, उसके बाद टू वर्क एक्सपेंस गिवन है, टू डायरेक्ट वेजेस गिवन है, टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, टू डिबेंचर इंटरेस्ट, टू नेट प्रॉफिट और उसके बाद टोटल है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपको P&L अकाउंट गिवन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा, तो आपको तमाम एंट्रीज को पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल उन चीजों में कंपैरिजन करना है जिनके अंदर कॉस्ट का भी जो आपका खर्चा गिवन है और आपका फाइनेंशियल का भी खर्चा गिवन है, जहां पे डिफरेंस पैदा हो रहा है। कुछ कुछ ऐसी एंट्री रहेंगी जो सेम रहेंगी, जैसे अगर आप लोग क्वेश्चन को आगे पढ़िए तब आपको क्लियर होगा। सर यहाँ पे क्या गिवन है, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, ये आपका आंसर है। वैसे तो ये आपको गिवन नहीं होता है, आगे मैं बताऊंगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ है ओवरहेड चार्ज इन द कॉस्ट, आपको कॉस्ट के अंदर ओवरहेड चार्ज करना है। सर क्या दिया हुआ है, वर्क ओवरहेड दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर देखिए आपको वर्क ओवरहेड सर गिवन है, ये आपका वर्क एक्सपेंस है, माने इसको आपको कंपेयर करना है। ये वाला जो आपका एंटिटी है इसको आपको कंपेयर करना है, याद रखिएगा, इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। इसके बाद ऑफिस ओवरहेड है, यहाँ पे 4500, यहाँ पे आई थिंक आपका डिजिट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये जो डिजिट रहेगा ना ये आपका 4590 रहेगा, ठीक है, 4590 रहेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे डायरेक्ट वेजेस, सॉरी आपका डायरेक्ट वेजेस नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है 4500 है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन है, तो यहाँ पे इसको भी आपको कंपेयर करना है। और उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपका डिबेंचर इंटरेस्ट है, इसको भी कंपेयर करना है। इसका मतलब जो यहाँ पे दोनों चीजें गिवन है ना उनको कंपेयर करना है। समझ में आई मेरी बातें? जो दोनों चीजें गिवन है उनको कंपेयर करना है, बाकी जो बच गया वो दोनों के अंदर सिमिलर रहने वाला है। ये कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से कॉस्ट प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस पैदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे ओवरहेड की बात करते हैं, वर्क ओवरहेड
की बात करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 12,000 है और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कितना है सर आपका 11,500 है। तो ध्यान दीजिएगा 12,000 के अंदर से अगर आप लोग 11.5 के माइनस करते हैं तो आपका 500 बच जाता है। ठीक है, अब ये आप ध्यान दीजिएगा जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, क्या है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, उस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो आपका एक्सपेंस है कम रिकॉर्ड किया गया है। अगर आप लोग एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये कहां पे जाएगा सर प्लस वाली साइड के अंदर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग अगले पेज के ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया सर प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना गिवन है 15,000 गिवन है। अब समझने वाली बात क्या है सर, समझने वाली बात ये है वर्क ओवरहेड की बात करते हैं, दोनों के बीच में 500 का फर्क है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने वर्क ओवरहेड को कम रिकॉर्ड किया है जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है और ये कहां पे आ जाएगा सर प्लस वाली साइड के अंदर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात कैसे किया मैंने, ठीक है ना। आगे देखिए एडमिन एक्सपेंस की बात करते हो तो एडमिन एक्सपेंस यहाँ पे कितना है सर 4500 है, यहाँ पे कितना है 4590। देखिए आपका कितना 4590, यानी ये जो एक्सपेंस है आपने कॉस्ट के अंदर ज्यादा रिकॉर्ड किया है। डिफरेंस कितना रहा 4590 में से 4500 माइनस करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वजह से इनकम डाउन हुआ है, प्रॉफिट डाउन हुआ है तो ये कहां पे चला जाएगा आपका नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको नेगेटिव में कितना लिख दिया है 90 लिख दिया है। आगे देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे कितना गिवन है 6500 गिवन है और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 6440, यानी कि आपने जो ये एक्सपेंस है ये कम रिकॉर्ड किया है। 6440 की बात करते हैं, 6500 की बात करते हैं, 140 कम रिकॉर्ड किया है, 140 कम रिकॉर्ड किया है, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो प्लस वाली साइड के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब सॉरी आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। वैसे अगर आप लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता, दैट्स व्हाई ये कहां पे चला जाएगा नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है सर, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं आता। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो आपका इंटरेस्ट आपने चार्ज ही नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का डिबेंचर इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है सर आपका 1000 है। तो यहाँ पे आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसको इंक्लूड करके चलते नहीं है। इसका मतलब इसकी वजह से प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब आप लोग क्या करेंगे प्लस साइड के अंदर इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है टोटल के अंदर आप 15,000 प्लस में 500, 15,500 प्लस में 1000 कितना हो गया 16,500 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 90 और 140 को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो आपका 230 हो जाएगा। वैसे ये 16,500 तो ये भी कितना आ जाएगा 16,500 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट गिवन है तो यहाँ पे प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा। डिफरेंस कितना है सर आपका यहाँ पे अगर आप लोग 90 और 140 को माइनस करेंगे 16,270 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये याद रखना ये हमेशा क्रॉस में जाता है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस में है तो आपका आंसर माइनस में जाएगा, ये आपको याद रखना। पिछले क्वेश्चन में देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे आपका कहां पे था प्लस के अंदर था तो यहाँ पर भी आपका आंसर कहां पे था माइनस के अंदर था। ठीक है, ये अल्टरनेट में चलता हमेशा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इस तरीके के सवालात हैं जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं।